आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जो आपका वीएसी सब्जेक्ट है फॉर ऑल कोर्सेज, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं। और आपको बता दूं कि आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इंग्लिश मीडियम में ये वीडियो है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लें। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे इस यूजर नेम पर मैसेज कर सकते हैं जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम है एकलव्या स्नातक 1। आप ये सर्च मारना और यहाँ पे आपको सारे नोट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। देखो, हर कंट्री को चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस चाहिए होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक ऐसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेट होता है, या आप कह सकते हो एक ऐसी बुक होती है जिससे हम किसी भी कंट्री को चलाते हैं। ओके, सो ऐसे ही हमारे भी कंट्री का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। सो आइए देखते हैं इसके कुछ फीचर्स। सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल लिखी हुई है। आपने अगर कभी स्कूल टाइम में एनसीईआरटी बुक पढ़ी हो तो एक दो पेजेस छोड़कर एक प्रीएम्बल करके कुछ लिखा होता है। प्रीएम्बल का मतलब होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि वो क्या है, उसके अंदर मेन मेन बातें होती हैं वो लिखी होती हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जस्टिस के बारे में लिखा है, लिबर्टी के बारे में लिखा है, इक्वालिटी के बारे में लिखा है, फ्रेटर्निटी के बारे में लिखा है। ठीक है, इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये बताता है कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। यानी कि हमारे यहाँ पे क्या है, फेडरल सिस्टम फॉलो होता है, जहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावरफुल होती है और जो पावर है वो डिवाइड होती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। इसके अलावा पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का। मींस जो प्रेसिडेंट है वो हेड होता है नेशन या फिर स्टेट का। के अलावा जो मेन पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास और उसकी मिनिस्ट्री यानी कि जो मिनिस्टर की जो काउंसिल होती है उसके पास होती है मेन पावर। सो इट्स अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हमारा जो भारत देश है उसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है। ठीक है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, उनके पास मेन पावर होती है। अब इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स के बारे में भी लिखा हुआ है। तो हर सिटीजन के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं। ये क्या है, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, यानी कि हर स्टेट के पास एक राइट होता है कि वो अपने विद इन अपनी टेरिटरी, अगर कोई कम्युनिटी है, ठीक है, अगर कोई कम्युनिटी है वो पिछड़ी हुई है, बैकवर्ड कम्युनिटी है, या फिर कोई पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोग हैं, उनके लिए अगर कोई स्कीम बनानी है, कुछ ऐसा करना है जिससे कि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, सो वो कर सकता है। लेकिन ये क्या है ना, ये इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमें भाई ये चीज करवानी है, मतलब आप फोर्स नहीं कर सकते, ये उनकी चॉइस होती है हर स्टेट की अपनी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करती है। एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो, उसका कोई भी प्रेशर नहीं होता, जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंटली काम करती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बताया गया है, यानी कि राइट टू वोट, जितने भी लोग हैं 18+ वो वोट डाल सकते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस हैं हमारी कंट्री के अंदर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 तरीके की इमरजेंसी बताता है। एक है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो अगर देश के ऊपर कोई खतरा आता है तो उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। वहीं अगर किसी स्टेट में कोई खतरा है तो वहां पे स्टेट इमरजेंसी। और अगर देश में कुछ फाइनेंशियल खतरा आ जाता है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इंप्लीमेंट या इम्पोज की जाएगी। फिर है अमेंडमेंट प्रोसीजर। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अगर आपको लगता है टाइम टू टाइम उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उसमें अमेंडमेंट हो सकता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है कुछ बदलाव करना। लेकिन जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इजी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है साथ साथ रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल कैसे है कि चेंजेस हो सकते हैं, रिजिड कैसे है कि आसानी से नहीं हो सकते, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। आपको मेजोरिटी चाहिए होती है कि कितने लोग हैं जो ये अमेंडमेंट करना चाहते हैं। फिर है दीज आर जस्ट अ फ्यू हाइलाइट्स। इसके अलावा भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंथी है, मैंने आपको जो मेन मेन हाइलाइट्स थी वो बता दी है। अब है डिफाइन जस्टिस, ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस को डिफाइन करना है। क्यों, एक जो सोशल जस्टिस होगा, इकोनॉमिक जस्टिस होगा, पॉलिटिकल जस्टिस होगा किसी भी सोसाइटी में, तो वही सोसाइटी आगे बढ़ पाएगी। अगर आपकी सोसाइटी में इनजस्टिस होगा, ठीक है, इनइक्वालिटी होगी, तो वो सोसाइटी कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो जस्टिस को आप ये समझ सकते हो
ये एक ऐसी सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम होगा जहां किसी के साथ भी कोई अन्याय ना हो रहा हो, यानी कि सबको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, फेयर चांस मिल रहे हैं सबको, क्योंकि जस्टिस इज द फेयर एंड इम्पार्शियल, यानी कि किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं होगी, भेदभाव नहीं होगा, पक्षपात नहीं होगा, सभी इंडिविजुअल्स के साथ में आप फेयर ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो वही जस्टिस है आपका, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात करें तो जस्टिस भी दिया गया है, इवन हमारी प्रीएम्बल के अंदर भी जस्टिस वर्ड को हाईलाइट करके लिखा गया है कि जस्टिस है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं, इक्वालिटी को समझो यहाँ पे। सो इंश्योरिंग इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट कैसे होगा, अंडर द लॉ, जो कानून है वो सबके लिए बराबर होगा, सारे के सारे, कोई भी रेस, कोई भी जेंडर, कोई भी आपका स्टेटस हो सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमिक स्टेटस आपका कैसा भी हो, आप सभी को इक्वल समझा जाएगा। इसके अलावा है ड्यू प्रोसेसेस, इसका मतलब क्या होता है, guaranteeing that individuals are treated fairly and that legal proceedings follow established procedures, यानी कि गारंटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको फेयरली ट्रीट किया जाएगा, किसी के साथ ऐसा नहीं होगा पार्शियलिटी वगैरह, और जितने भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो प्रॉपर फॉलो करते हैं जो कानून वगैरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। इसका फायदा क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी मनमानी नहीं करेगी। फेयर रिप्रेजेंटेशन, ensuring that individuals have a fair and equal opportunity to participate in the political process whether through voting or other means, यानी कि सभी रिप्रेजेंट जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले, यानी कि चाहे तो वो वोट डालना चाहे या वो खुद जो है पार्टिसिपेट करना चाहे, उनके साथ कोई ऐसा भेदभाव वगैरह ना हो। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि लॉ जो है वो सबसे टॉप पर है, उसके आगे कोई भी नहीं है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेगा, कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, जो रूल ऑफ लॉ होगा वो यही कहता है कि लॉ सबसे बड़ा है। इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है, अब क्या है, प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ इंडिविजुअल्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड प्राइवेसी इन द परस्यूट ऑफ अ जस्ट सोसाइटी। अगर आपको एक ऐसी सोसाइटी में रहना है जहां पर जस्टिस हो, तो वहां की गवर्नमेंट को कुछ चीजों को प्रोटेक्ट करना होगा, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, और जो हमारी लिबर्टी है, जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, प्राइवेसी है, ये गवर्नमेंट का काम है कि इस चीज को प्रोटेक्ट करे, इस चीज को बचा कर रखे। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स के अंदर एक क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है, वो है सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म का मतलब देखो, एक तो ये आपको बता दूं, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया एक आप कह सकते हो फेज है, ठीक है, और संस्कृत में लिखा गया है, जिसका मतलब होता है सर्वधर्म, यानी कि जितने भी धर्म हैं हमारे देश में, समभाव, सभी के प्रति आप समान भावना रखोगे, ऐसा नहीं किसी एक धर्म को आप ज्यादा प्रमोट करते हो, दूसरे की बुराई करते हो। सो सर्वधर्म समभाव जो है वो एक संस्कृत का फ्रेज है, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन ये कहती है कि इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, जितने भी रिलीजन है उसकी आप इक्वली रिस्पेक्ट करते हो, सभी को बराबर समझते हो। सो इट एम्बॉडीज दैट द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, यानी कि आपके अंदर वो टॉलरेंस हो, ठीक है, हार्मनी, आप भाईचारे के साथ रहो, कोएग्जिस्ट करो एक सोसाइटी में, ये सर्वधर्म समभाव की ये जो वो कॉन्सेप्ट है कहता है। तो ये देखो यहां से समझो, हमारे कंट्री में हिंदुइज्म भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, सिखिज्म भी है, इस्लाम भी है, सब कुछ है, जैनिज्म भी है, बुद्धिज्म भी है, तो इसी को क्या कहेंगे हम, सर्वधर्म समभाव, सभी के प्रति आप रिस्पेक्ट रखो। इक्वालिटी, सबसे पहली बात ये है, सर्वधर्म समभाव में पहली बात आती है इक्वल समझो। प्रिंसिपल ये कहता है कि जितने भी रिलीजन्स हैं उसको इक्वली रिस्पेक्ट दी जाए, और पूरी प्रॉपर डिग्निटी के साथ वो वहां पे रहे सोसाइटी में, हर रिलीजन के लोग, और कोई रिलीजन किसी दूसरे से सुपीरियर नहीं होता, हर कोई बराबर है, इक्वल है, ठीक है। टॉलरेंस, कोई कहता है ना हमारा रिलीजन तो सबसे टॉप पर है, ऐसा नहीं है, सारे रिलीजन बराबर है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। टॉलरेंस की बात करें तो हर किसी को यही कहा जाता है कि भाई आप ओपन माइंडेड बनो, एक्सेप्ट करो, अगर आपकी किसी से आर्गुमेंट हो रही है ओपन माइंडेड बनो, फैक्चुअल बातें करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, किसी को दबाओ मत, टॉलरेट करो, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओ। हार्मनी की बात करें तो सर्वधर्म समभाव ये कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा साथ रहो, टुगेदर रहो, शांति के साथ रहो, एक दूसरे के साथ जो है दोस्ती भरे आप वो रखो रिलेशंस। फिर है को एग्जिस्टेंस, तो को एग्जिस्टेंस का मतलब है आप साथ में रह रहे हो, सो आज जितने भी डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं, जितने भी उनके फॉलोवर्स हैं, पीसफुली साथ में रहो, लड़ाई झगड़ा कोई भी मत करो। फिर है रिस्पेक्ट,
सभी की आप रिस्पेक्ट करो, चाहे कोई किसी भी रिलीजन से आता हो उसको आप जज मत करो, उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह मत करो। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कई रिलीजन है, कई तरीके के कल्चर्स फॉलो होते हैं। सो द प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज द डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स। हमारे देश में डाइवर्सिटी है रिलीजियस बिलीफ्स की। सो हमें क्या करना है, एक यूनिटी बनाए रखनी है इसी डाइवर्सिटी में। स्पिरिचुअल फ्रीडम, सर्वधर्म समभाव, ये कहता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं हैव द राइट टू चूज एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये राइट देता है कि वो अपने रिलीजन को खुद चूज कर सकते हैं, उस रिलीजन को वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, कोई उनको कोई डर नहीं है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो इंडिया में अगर बात करें तो द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर इंश्राइंड इन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 के अंदर ये दोनों चीजें लिखी गई हैं। पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि जो कानून है उसका शासन होना, आप कानून के आगे बराबर हो। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसको समझते हैं एग्जांपल्स के साथ में। तो देखो, इक्वालिटी आपको बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, क्या है कि आप मेल हो या फिर आप चाहे फीमेल हो, आप कुछ भी हो, आपको इक्वल समझा जाए। आप किसी भी सोसाइटी से आते हो, कोई भी आपका सोशल स्ट्रक्चर में आपकी हायरार्की कुछ भी हो, आपका स्टेटस कुछ भी हो, लेकिन आपको लॉ के सामने इक्वल समझा जाएगा। इसी को इक्वलिटी बिफोर लॉ कहा जाता है। चाहे आप कोई सेलिब्रिटी हो, आप नेता हो, आप क्रिकेटर हो, आप कुछ भी हो, ए टू जेड, आप चाहे गरीब हो, आपको लॉ के सामने तो बराबर ही समझा जाएगा। अब आगे क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि एवरी पर्सन वेदर सिटीजन और नॉट, सिटीजन है या नहीं है, ठीक है, इज सब्जेक्ट टू द सेम लॉज। जो कानून बनाए गए हैं वो सबके लिए सेम लागू होते हैं। और नो वन रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस, स्टेटस पे कोई बात नहीं होगी, आप कुछ भी हो, आप लॉ से ऊपर नहीं हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इन अ लीगल प्रोसीडिंग्स द रिच, कोई अमीर हो, कोई पुअर है, कोई गरीब है, कोई पावरफुल बंदा है, कोई वल्नरेबल है यानी कि कोई गरीब वगैरह है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अमीर गरीब ऊंच नीच जो भी आप अपने मन में बना के बैठे हो, वो लॉ के आगे सब बराबर हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, इफ अ सेलिब्रिटी इज अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, अगर किसी सेलिब्रिटी के ऊपर वो एक आरोप लगाया जाता है कि उसने ये क्राइम किया है, सो उसको प्रॉपर सेम लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो कि एक कॉमन मैन गुजरता है। फॉर एग्जाम्पल सलमान खान का ही केस समझ लो, ठीक है, सेलिब्रिटी में तो वो बहुत फेमस है। उन्होंने जो ब्लैक बक का शिकार करा था, आज तक उनको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जाना पड़ता है। तो वो कुछ भी हो, सेलिब्रिटी है या आम आदमी कोई भी हो, उनको जाना पड़ेगा कोर्ट के आगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अब ये क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल गोज बियॉन्ड, ये थोड़ा सा इक्वालिटी बिफोर लॉ के और आगे चला जाता है। इट इंश्योर्स दैट सिमिलरली सिचुएटेड इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड अलाइक बाय द लॉ। अब इसका एग्जांपल देखो, द राइट टू एजुकेशन, ठीक है, हमारे देश में आरटीई का एक्ट है जिसके अंडर ये बताया जाता है कि जो जितने भी 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी। उनका बैकग्राउंड देखकर नहीं है, ये सभी के लिए है, चाहे वो अमीर का बच्चा है चाहे वो गरीब का बच्चा है, उसको आरटीई एक्ट के तहत इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। सो द लॉ एंश्योर्स दैट नो चाइल्ड इज डिस्क्रिमिनेटेड, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उसके बैकग्राउंड को लेकर, उसकी कास्ट को लेकर, उसके जेंडर को लेकर और उसके इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर, उसको जो है एजुकेशन का पूरा एक्सेस मिलेगा। हमारे देश में रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं। इंडिया हैज इंप्लीमेंटेड अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव क्या होता है यहाँ, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा एक्शन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लोग, मान लो सोसाइटी है, ठीक है, इसमें एक है जनरल कैटेगरी और एक तरफ बिल्कुल कोने में है एससी एसटी। बहुत सालों से हुआ क्या कि एससी एसटीज को ज़्यादा राइट्स नहीं थे, एजुकेशनल राइट्स नहीं थे इनको, ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा था, जनरल कैटेगरी में जो था ज़्यादा था। तो अब जो इतने सालों से हिस्टोरिकली ये जो पिछड़े हुए लोग रहे हैं, इनको थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन का वो प्रोविज़न लाया गया था। तो है क्या कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो मैंने आपको बताया एससी एसटी, उनके लिए ये था रिजर्वेशन। सो एसटी एससी और जो ओबीसी हैं उनको रिजर्वेशन है एजुकेशन में, उनको रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में। तो ये क्या है, एक प्रोएक्टिव मेजर लिया गया था टू एड्रेस हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, जो हिस्टोरिकली कई सालों से जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उस चीज़ को थोड़ा सा ख़त्म करने के लिए, और एक वो इक्वालिटी में आ पाए।
तो इसलिए ये लाया गया था। लैंडमार्क केस था एक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1978 में। इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा एक्सपेंड किया था द स्कोप ऑफ पर्सनल लिबर्टी अंडर द आर्टिकल 21 टू इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस। अब इसमें होता क्या है, देखो, इट एम्फसाइज दैट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी फेयर जस्ट एंड रीजनेबल। इसमें यह बोला गया कि जो भी प्रोसेस होगा लॉ का, वो एक तो फेयर होना चाहिए, मीन्स उसमें कोई भेदभाव पक्षपात ना हो, जस्ट होना चाहिए, सभी को न्याय मिले, ठीक है, जस्टिस मिले, रीजनेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, दिस केस इलस्ट्रेट्स द evolving अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वालिटी। इस केस के बाद क्या होता है, धीरे धीरे इक्वालिटी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और इवॉल्व हुई। एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, इंश्योरिंग दैट द गवर्नमेंट एक्शंस आर नॉट आर्बिट्ररी। इसमें यह भी देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, वो विद इन अपनी लिमिट काम करे, ठीक है। आर्बिट्ररी गवर्नमेंट कैसी होती है, जो मनमाना काम करती है, तो ऐसा ना हो, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बातें रखी गई। फिर है एलेबरेट ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज एज एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जहां हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वहां हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं। सो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो आर्टिकल 51A के अंदर बताई गई हैं। कुछ मॉरल, कुछ एथिकल बातें, कुछ अच्छी अच्छी बातें, लाइक हमारा जो ट्राई कलर है उसकी रिस्पेक्ट करना, जो हमारा फ्लैग है, जो हमारा नेशनल एंथम है उसकी रिस्पेक्ट करना, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, जो हमारी पब्लिक जो पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर डेस्क वगैरह हो गया, पंखे हो गए, रेलवे हो गया, जो आपका हॉस्पिटल हो गया, जितनी भी आपकी जो गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसका आप कुछ भी मत करना है ऐसा तोड़ फोड़ जैसा। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको समझाता हूँ वन बाय वन। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है पहले नहीं ऐड किया गया था, इसको अमेंडमेंट करने के बाद ऐड किया गया है, और वो अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट जब हुआ 1976 में, तो इसको ऐड कर दिया गया था। अब इसके अगर नंबर की बात करें तो देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अलावा ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी कि ये हर किसी की मर्जी है। अगर कोई बंदा नेशनल एंथम को सुनकर उसकी रिस्पेक्ट करता है तो वो उसकी मर्जी है, नहीं करता तो वो उसकी मर्जी है, उस पर कोई फोर्स नहीं है। आगे चलें तो रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहली बात यही कही जाती है कि हर सिटीजन जो है उसकी ड्यूटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज वगैरह की रिस्पेक्ट करे। नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, इसमें क्या है, जिन लोगों का फ्रीडम स्ट्रगल में एक कंट्रीब्यूशन रहा है, नेशनल स्ट्रगल में, उनके सेक्रीफाइस वगैरह की आप रिस्पेक्ट करो, ठीक है। और इसके अलावा इसमें बताया जाता है कि सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, देश की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखो, देश को टूटने मत दो, सभी लोग जो हैं एक साथ रहो, एक देश की ताकत बनो, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है। नेशनल सर्विस, अगर आपको देश सेवा करनी पड़े तो आप अपनी कंट्री को हमेशा बचाने के लिए तैयार रहो जब भी आपकी नीड पड़े, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। प्रमोशन ऑफ हार्मनी, भाईचारा, यानी कि आप भाईचारा बनाए रखो, लड़ाई झगड़ा मत प्रमोट करो, दंगे फसाद मत प्रमोट करो। अगर आपको प्रमोट करना है तो हार्मनी को प्रमोट करो, भाईचारे को प्रमोट करो। और प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, यानी कि सिटीजन्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो है, जो कंट्री की हमारी हेरिटेज है, जो हमारी कंट्री का नाम बनाए ना इतने सालों में, उस नाम को बनाए रखो, उस नाम को डुबोना नहीं है, ठीक है, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है एज अ सिटीजन। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। आप पानी पी के बोतल फेंक रहे हो खुले में, खा के रैपर फेंक रहे हो खुले में, केले का छिलका फेंक रहे हो खुले में, ये क्या है, ये गलत बातें हैं। ये आपका राइट नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी ड्यूटी है कि अगर कुछ दिख रहा है तो उठा के डस्टबिन में डाल दिया। आप अपने फॉरेस्ट को साफ रखो, अपनी लेक को साफ रखो, अपनी नदियों को साफ रखो, अपनी वाइल्ड लाइफ को बचा कर रखो, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दो। फिर है नॉन वायलेंस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी, कभी भी वायलेंस मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान मत करो, ये पीसफुली रहो जितना हो सके, ये आपकी ड्यूटी है। परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, इसका मतलब है स्ट्राइविंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हो जिससे देश का, मतलब देश का भी डेवलपमेंट हो, आपका भी नाम हो, ठीक है। और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू वंस चाइल्ड, यानी कि अगर मान लो आप इतने कैपेबल हो, थोड़े रिच हो, आप किसी बच्चे को पढ़ा सकते हो, अगर किसी के आप अगर
गार्जियन बन सकते हो। अगर कोई 6 से 14 साल तक का है उसको गाइड कर दो, उसको पढ़वा दो, उसकी स्कूलिंग करा दो, जिससे थोड़ी सोसाइटी अच्छी होगी। एनफोर्सेबिलिटी एंड रेशनल, इसका मतलब है ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, ये ड्यूटीज हर किसी की एक चॉइस होती है, एथिकल और मॉरल बातें हैं, कोई करना चाहे तो करता है, कोई अगर पेट्रियट है, देशभक्त है, वो फॉलो करेगा, नहीं करना चाहता तो वो नहीं करेगा। ब्रीफली एक्सप्लेन लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप एज अ फंडामेंटल राइट्स। अब इसको हम वन बाय वन समझते हैं, इसमें क्या दिया गया है। तो देखो, हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपको पीछे नजर आ रहे होंगे। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम। तो ये हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो पूरा लीगली एनफोर्सेबल हैं। आपसे एक भी राइट अगर कोई छीनता है तो आप इस राइट का यूज करोगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और आप पहुंच जाओगे सीधा जुडिशरी कोर्ट के पास। अब इसको हम और अंदर समझते हैं क्या है। लिबर्टी आर्टिकल 21 में दिया गया है, द राइट टू लाइफ, आपको जीने का अधिकार है। पर्सनल लिबर्टी आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है, आपसे कोई आपकी जान नहीं ले सकता। थॉट्स के लिए आपको लिबर्टी है, आर्टिकल 19 1A में दिया गया है। आर्टिकल 19 गारंटी ये करता है कि आपको आज़ादी है स्पीच देने की, मींस भाषण देने की आज़ादी है, अपनी बातें एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। सिटीजन्स जो हैं उनको पूरी अपनी एक फ्रीडम है अपने थॉट्स को शेयर करने की, अपने ओपिनियंस बताने की, अपने आइडियाज़ बताने की, थ्रू बोलकर या थ्रू अपनी राइटिंग्स या फिर लिखकर आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो। इसके अलावा एक्सप्रेशन की आपको फ्रीडम है, एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 1A, आपको पूरी की पूरी आप अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकते हो, अपनी बातें कर सकते हो, ठीक है। आप एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बोलने नहीं देगा, आप बोल सकते हो। फेथ आर्टिकल 25, तो आर्टिकल 25 क्या है, ये आपको कहता है आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, जैसे फॉलो करना है वैसे कर सकते हो, आपसे कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ना गवर्नमेंट ना ही कोई इंडिविजुअल। वर्शिप, आप पूजा पाठ करो, किसी भी रिलीजन से हो, जागरण करो, जगराता करो, कीर्तन करो, भजन करो, आर्टिकल 25 आपको अलाउ करता है, आपको पूरी फ्रीडम है, आप अपने रिलीजन को अपने मन मुताबिक अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। फिर व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो पावर है ना वो सेपरेट होंगी, पावर किसी एक के पास नहीं रहेगी। अब गवर्नमेंट के 3 पार्ट हैं, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, थर्ड पार्ट है एग्जीक्यूटिव। तीनों को पावर्स दी गई हैं, ऐसा नहीं है किसी एक के पास सारी पावर है। लेजिस्लेचर में आपके लॉज बनते हैं, एग्जीक्यूटिव उनको एग्जीक्यूट करती है, जुडिशरी उन पर नजर रखती है कि अगर कोई लॉज को तोड़ता है तो उसको क्या सॉल्यूशन करना है, उसका क्या सजा देनी है। तो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, ये क्या है, नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड एज अ डिस्टिंक्ट प्रोविजन बट इज इम्प्लिसिट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। प्रॉपर कोई ऐसा प्रोविजन तो लिखा नहीं है, बट हाँ ये सारी चीजें अलग अलग आर्टिकल्स के उससे पता चल जाती हैं कि हाँ ये डॉक्ट्राइन है। सो द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। तो लेजिस्लेचर की बात करें, आर्टिकल 245 से 255 में इसके बारे में दिया गया है। तो द पार्लियामेंट एट द सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स एट द स्टेट लेवल, यानी कि जो सेंट्रल लेवल पर जो लॉज बनते हैं वो आपके पार्लियामेंट में बनते हैं, स्टेट लेवल पर जो लॉज बनते हैं वो आपके राज्य विधानसभाओं में, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होती हैं, असेंबलीज, वहां बनते हैं। तो दे हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स। अब देखो होता क्या है, एक होती है स्टेट लिस्ट, ठीक है, एक होती है यूनियन लिस्ट, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसको समझो क्या है इनमें डिफरेंस। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स पर स्टेट गवर्नमेंट्स कानून बनाएगी, लॉ बनाएगी। यूनियन में यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वही लॉज बनाएगी। सीएल यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होगा, दोनों गवर्नमेंट्स मिलकर कोई लॉ बना सकती हैं, और अगर मान लो कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सुनी जाएगी। फिर है एग्जीक्यूटिव, ये चीजों को एग्जीक्यूट करती है, आर्टिकल 53 से 78। सो प्रेसिडेंट जो है वो हमारे यहाँ पे हेड होता है एग्जीक्यूटिव का, बेशक नाम का ही हो, और इसके अलावा स्टेट में गवर्नर होता है, लेकिन रियल जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो होती हैं मिनिस्टर्स के पास, चाहे वो पीएम है, चाहे वो सीएम है, या वो सिर्फ मिनिस्टर है, असली पावर इन्हीं के पास होती है।
So their role is to implement and execute and administer the laws. So executive is a distinct from the legislature. दोनों अलग चीजें हैं बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल अलग है. एग्जीक्यूटिव उस चीज को एग्जीक्यूट कर रही है, लेजिस्लेचर उस चीज को बना रही है. फिर आती है जुडिशरी. आर्टिकल 124 से 147 में इसके बारे में दिया गया है. जुडिशरी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है और जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की भी पावर है. अगर कोई कानून ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉलो नहीं करता तो उस कानून को वापस भी किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है हमारे भारत की और द जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉज. जो हमारे लॉ होते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन का राइट ओनली एंड ओनली जुडिशरी के पास ही है और इसके अलावा जो बाकी की दो ब्रांच हैं उसके ऊपर भी नजर रखती है. एनालाइज सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एज प्रोवाइडेड इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो समझते हैं इस जस्टिस के बारे में. सो जस्टिस तो मैंने आपको पीछे समझाया था क्या होता है. अब थोड़ा और स्पेसिफिकली समझ लेते हैं जो इसमें दिया हुआ है कि भाई सोशल जस्टिस क्या है. सोशल जस्टिस हमारे प्रीएम्बल में लिखा गया है मीन्स दिस रिफ्लेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट टू क्रिएट अ सोसाइटी. मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है एक ऐसी सोसाइटी हो जो फेयर हो, जो इंक्लूसिव हो, जहाँ सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हो. तो द मेंशन ऑफ सोशल जस्टिस ये इम्प्लाई करता है एंड फोकस ऑन एड्रेसिंग सोशल इनइक्वालिटीज. मीन्स सोसाइटी में कोई इनइक्वालिटी ना रहे, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सभी का मतलब वेलफेयर हो, खासकर जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जो लोग पिछड़े हुए उससे आते हैं. पॉलिटिकल जस्टिस क्या कहता है? तो पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो ये कहता है कि सभी को फेयर एंड जस्ट समझा जाए. सोसाइटी में पॉलिटिकल सिस्टम सभी के लिए फेयर हो, आप वोट डाल सको, आप मेल हो, फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है, आप वोट डालो, आप पार्टिसिपेट कर सको, ठीक है, आपको कोई रोके ना, आप अपनी खुद की पार्टी बना सको, आपको कोई रोके ना. तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज यही हैं हमारे प्रीएम्बल में कि भाई सभी को, सिटीजन्स को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए. फिर इकोनॉमिक जस्टिस की बात आती है. ये प्रीएम्बल के अंदर इसके बारे में भी लिखा गया है कि एक ऐसी सोसाइटी हो, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम हो जो थोड़ा सा फेयर हो, इक्वली सभी को ट्रीट किया जाए. अगर किसी मेल को 500 रुपये एक दिहाड़ी मिलती है और फीमेल को 250 रुपये मिलती है आधी, तो ये क्या है? इनजस्टिस है. इकोनॉमिक जस्टिस का एग्जाम्पल है जब फीमेल को भी 500 मिले, मेल को भी 500 मिले. समझ आ रहा है? सेम काम के लिए सेम आपको सैलरी मिले. इकोनॉमिक जस्टिस इंप्लाइज एड्रेसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो ना हो, फेयर तरीके से आपके रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो. ओके, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट है हाईलाइट द मेन फीचर्स गिवन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रीएम्बल जो है, जो आपका फर्स्ट पेज, फर्स्ट या सेकंड पेज होता है एनसीईआरटी बुक में, उसके क्या फीचर्स हैं. तो देखो एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो आपको ये फोटो याद आ गई होगी देखते ही. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, इसमें क्या लिखा है एक बार समझते हैं. वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत को, हैविंग सोलेमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम चाहते हैं कि हम भारत को एक सॉवरेन यानी कि पूरी तरीके से हम अपने पे कंट्रोल रखते हैं. सोशलिस्ट हैं, सेक्युलर हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. हमारे यहाँ जस्टिस होगा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया. लिबर्टी होगी, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ, वर्शिप की. इक्वलिटी होगी सभी को, फ्रेटर्निटी के साथ सभी रहेंगे. ठीक है, अब वन बाय वन आपको समझा देता हूँ. सॉवरेन है मींस हमारा यहाँ पे किसी बाहर की कंट्री से शासन नहीं चलता. जो हमारा मेन जो अथॉरिटी है वो हम खुद ही संभालते हैं. सोशलिस्ट पॉलिसीज भी इंडिया बनाता रहा है फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स. तो आप सोशलिस्ट फीचर्स भी कह सकते हो कुछ हैं. सेक्युलर तो है ही हमारा इंडिया, यानी कि सभी रिलीजन्स को हम इक्वली ट्रीट करते हैं, किसी को स्पेशल कुछ वो नहीं है. डेमोक्रेटिक तो है ही, हम एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी आप कह सकते हो. वैसे तो मतलब आप समझ लो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वेयर पावर जो है वो लोगों के पास ही होती है. रिपब्लिक की बात करें तो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक रिपब्लिक है. मींस यहाँ पे हेरिडेटरी नहीं होता. मींस पहले क्या होता था, वंशानुगत, वंशवाद चलता है, जैसे इंग्लैंड वगैरह में रानियां वगैरह आती रहती हैं. ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ का अगर प्रेसिडेंट भी होगा ना तो वो भी इलेक्टेड होगा. ऐसे नहीं है कि वो अपना कोई हेरिडेटरी प्रेसिडेंट सिस्टम चल रहा है. जस्टिस है, प्रीएम्बल जस्टिस की बात करता है. सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस पीछे पढ़ा दिया है आपको.
लिबर्टी है भाई थॉट्स की, अपनी बातें एक्सप्रेस करने की, अपने बिलीफ्स को फॉलो करने की, आपका जो भी विश्वास है, फेथ है, आपका जो भी वर्शिप करना है आप कर सकते हो उसकी, ठीक है। इसके अलावा इक्वालिटी, सभी को इक्वल समझा जाए, कोई उसकी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस और जेंडर के उस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फ्रेटर्निटी का मतलब लास्टली यही है कि आप ब्रदरहुड, वर्ड देखिए ब्रदरहुड, भाईचारे के साथ रहो सभी सिटीजन जो हैं, इसी से हमारी कंट्री स्ट्रांग बनेगी। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक लिखे कमेंट बॉक्स में और वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।